बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीने क्लास और नाज़रीने क्लास को मेरा सलाम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह। अच्छा जी, हमारी डिस्कशन जो है वो कैफ 8 के सब्जेक्ट पे चल रही है और अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो ऑडिट के स्टेप्स के बारे में डिस्कशंस को कर रहे हैं। बस अभी इंशाल्लाह जिसको कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं ताकि हम अपने फिर बुक के ऊपर चलें और बाकी जो टॉपिक्स हैं उसको हम कवर करना शुरू करें। एक हमारा प्री इंगेजमेंट था जो ऑलरेडी हम क्या कर चुके हैं जी, कंप्लीट, यानी इसके हम डिस्कस कर चुके हैं। नंबर सेकंड पे हमारा चल रहा है प्लानिंग ऑफ द ऑडिट। ये भी हमारा इन प्रोग्रेस है, इसमें हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की हैं जिसको अभी हम थोड़ा सा ब्रीफली लिख लेते हैं। लाइक हमने मटेरियलिटी को डिस्कस किया, रिस्क असेसमेंट को डिस्कस किया, देखें जब हम रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं वी यूज सर्टन प्रोसीजर्स, वी यूज सर्टन इंफॉर्मेशंस जिसकी बेसिस के ऊपर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म के रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं। जब रिस्क आइडेंटिफाई हो जाते हैं फिर उस रिस्क के ऊपर हमें क्या करना पड़ता है, अप्रोच बनानी पड़ती है। क्या बनानी पड़ती है? जाहिर बात है रिस्क सिर्फ रिस्क के तौर पे तो नहीं कंसीडर होगा ना, इसको मिटिगेट किस तरह से करना है, इसको मिटिगेट किस तरह से करना है, इसके ऊपर हमने क्या क्या काम करने हैं, किस तरीके से करने हैं। वी प्लान दोज प्रोसीजर्स। क्या यहां पे हम काम कर रहे हैं? क्या ये काम अभी हो रहा है? नहीं, अभी काम होना है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम उसकी प्लानिंग कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने रिस्क आइडेंटिफाई किया रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के अंदर कि यहाँ पे आर्म लेंथ का इशू आ सकता है। आर्म लेंथ क्या होता है? जो मार्केट के ऊपर, मार्केट टर्म्स के ऊपर ट्रांजैक्शंस नहीं हो रही होती। ये आपने क्या आइडेंटिफाई किया? रिस्क। अब आपने इसकी अप्रोच बनानी है। अप्रोच बनाते वक्त आप क्या करेंगे? आप कहेंगे हम पूरे साल की ट्रांजैक्शंस को एवेल्युएट करेंगे, उनकी टर्म्स को जो रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन हुई है और वही ट्रांजैक्शन जो एक जनरल पब्लिक के साथ होती हैं उनकी टर्म्स को कंपेयर करेंगे। क्या आज हम कंपेयर करें? नहीं, वी आर जस्ट प्लानिंग कि हम ये काम को करेंगे। हमने कहा जी कि हम इसके ऊपर कंट्रोल्स जो मैनेजमेंट ने लगाए हुए हैं उन कंट्रोल्स को टेस्ट करेंगे। क्या आज हम कर रहे हैं? नहीं, वी आर जस्ट प्लानिंग। ये प्लानिंग के वक्त हमारे ज़हन में क्यों पॉइंट आया? जब हम रिस्क असेसमेंट कर रहे थे तो उस वक्त हमने कुछ इश्यूज को आइडेंटिफाई किया था। हमने उन इश्यूज को क्या करना है? मिटिगेट। मिटिगेट जब करना है तो उसके बाद जाके हम क्या देते हैं? ओपिनियन। जब हमारे रिस्क मिटिगेट हो जाएंगे, हम रिस्क के ऊपर अपनी पूरी अप्रोच लगा लेंगे, अपने प्रोसीजर्स लगा लेंगे, तो जब हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि हमारा रिस्क कवर हो गया है फिर हम क्या करेंगे? ऑडिट रिपोर्ट को इशू कर देंगे। आपको ये रिस्क पता चला कि कंपनी का जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है वो ऑब्सलीट हो चुका है, उसकी जगह पे नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है। आपके ज़हन में क्या रिस्क आया? इंपेयरमेंट ऑफ द एसेट्स, गोइंग कंसर्न ऑफ द कंपनी, इन्वेंट्री की एनआरवी। अब ये रिस्क क्या है? रिस्क असेसमेंट में आइडेंटिफाई हुए। यू हैव टू प्रिपेयर द अप्रोच फॉर ईच एंड एवरी रिस्क। अब आपको पता होना चाहिए मैंने इंपेयरमेंट पे क्या प्रोसीजर लगाने हैं, आपको पता होना चाहिए मैंने एनआरवी को किस तरह से डील करना है, आपको पता होना चाहिए मैंने गोइंग कंसर्न अजम्पशन को किस तरह से एवेलुएट करना है। आज हम उन फैक्टर्स को अगर प्लान कर लेंगे तो फिर हमारा ऑडिट की जो डायरेक्शन है वो ठीक चलेगी। अभी हम कर कुछ नहीं रहे, वी जस्ट प्लानिंग। जब हम अपनी अप्रोच डिजाइन करते हैं तो इस अप्रोच में सम टाइम हमें कुछ एडिशनल फैक्टर इन चीजों के अलावा भी सोचने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनी का जो फिक्स एसेट्स का मॉडल है वो रिवैल्यूएशन मॉडल है। फिक्स एसेट किस के ऊपर है जी? प्लानिंग के ऊपर थोड़ा टाइम लगेगा, आगे तो कुछ भी नहीं है, आगे आसान है। ठीक है जी।
कितने साल के बाद होती है जी रिवैल्यूएशन? 3 to 5 ईयर, अनलेस एंड अनटिल उसमें कोई चेंज आ जाए तो फिर अर्ली हमें उसको करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल इट्स द 5th ईयर, 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं इस साल में, तो अब आपको क्या रिस्क है? इस साल कंपनी की रिवैल्यूएशन क्या है? ड्यू। अब यहां पे क्या रिस्क है कि हो सकता है कि जो वैल्यू मैनेजमेंट ने आइडेंटिफाई की हो वो ठीक ही ना हो। क्यों ठीक ना हो? फॉर एग्जाम्पल आपको मैं एक चीज बताऊं कि जितना हमारा इक्विटी होती है, जितनी हमारी इक्विटी होती है, इसको अगर मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया जाए तो हमें जो लोन की फैसिलिटी इतनी मिल सकती है। ये वैसे मैं एक पॉइंट के तौर पर वैसे जनरल डिस्कशन करने जा रहा हूं आपके साथ। बैंकर कहते हैं कि जितनी आपकी इक्विटी है मैक्सिमम इसके 4 टाइम हम आपको क्या देंगे? लोन दे देंगे। एग्जांपल के तौर पर लेते हैं बात। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी ज्यादा मेरी इक्विटी होगी उतनी ज्यादा मेरी लोन की फैसिलिटी होगी, जितनी कम इक्विटी होगी इतनी कम लोन की फैसिलिटी होगी। तो मेरा ऑब्जेक्टिव आज के दिन पे क्या होगा? इस इक्विटी को ज्यादा करना। अब इस इक्विटी के कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट में रिटेन अर्निंग है, रिवैल्यूएशन सरप्लस है, जर्नल रिजर्व है और शेयर प्रीमियम है और शेयर कैपिटल है। अच्छा, अब शेयर कैपिटल के अंदर तो आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो फिक्स है। शेयर प्रीमियम में भी चेंज नहीं कर सकते, जाहिर बात है कोई नए शेयर इशू होंगे तो उसके बाद ही शेयर प्रीमियम आएगा। जनरल रिजर्व में भी चेंज नहीं आ सकता। इन दो में क्या आ सकता है? चेंज। अब मैंने क्या करना है? मैंने अगर रिवैल्यूएशन सरप्लस की अमाउंट को ओवरस्टेट कर दिया है तो मेरी इक्विटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज्यादा। अब मेरे इस साल रिवैल्यूएशन क्या है? ड्यू। इस साल रिवैल्यूएशन क्या है? ड्यू। मैनेजमेंट की कोशिश क्या होगी? मैनेजमेंट की कोशिश क्या होगी? रिवैल्यूएशन को ज्यादा करना। अब आपके ज़हन में ये रिस्क है। अब इस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए आप क्या करेंगे? इंडिपेंडेंट वैल्यूअर से पूछ लेंगे। क्या हम खुद इसकी वैल्यू को डिटरमिन कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? वी आर नॉट द एक्सपर्ट्स, हम एक्सपर्ट नहीं हैं। तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा? वी मे हैव टू एंगेज ऑडिटर एक्सपर्ट। हमें एक ऑडिटर का एक्सपर्ट एंगेज करना पड़ेगा। कौन हायर करेगा? ये एक्सपर्ट हम हायर करेंगे। अच्छा देखो, जो होता क्या है, यानी जब रिवैल्यूएशन मॉडल लगाया तो सबसे पहले क्या होगा? मैनेजमेंट का इवैल्यूएटर आएगा। वो क्या करेगा? रिवैल्यूएशन की रिपोर्ट देगा। ये रिवैल्यूएशन रिपोर्ट मैनेजमेंट ऑडिटर को देगी। ऑडिटर एक्सपर्ट एंगेज करेगा। ये इस रिवैल्यूएशन रिपोर्ट को रिव्यू करेगा। उसके बाद ऑडिटर को क्या कर देगा? रिपोर्ट। इसका मतलब क्या हुआ? अब जरा फोकस करना आपने। जब भी एक्सपर्ट की बात आती है, एक मैनेजमेंट का एक्सपर्ट होता है, एक ऑडिटर का एक्सपर्ट होता है। अगर फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट इस रिवैल्यूएशन को करती ही नहीं है कंडक्ट, तो फिर क्या करेंगे? अगर मैनेजमेंट कहती है हमने नहीं करवाना कंडक्ट, बात ठीक है। वैसे कहना, अगर मैनेजमेंट कहती है कि हमने रिवैल्यूएशन मॉडल बेशक है, हमने इस दफा वैल्यूएशन करवानी नहीं है, क्या चीज? अगर टाइम लिमिट पूरी नहीं है तो ठीक है। टाइम लिमिट हो चुकी है, क्या हम अपना एक्सपर्ट ऐड करके करवा सकते हैं? सोचने वाली बात देखें, सोच के जवाब देना है। मैनेजमेंट ने अपना एक्सपर्ट एंगेज करने से इनकार कर दिया और एक्सपर्ट एंगेज होना जरूरी भी है। तो क्या इस सूरत में ऑडिटर अपना एक्सपर्ट ऐड कर सकता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना किसकी जिम्मेदारी है? अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसका मतलब क्या है? मैनेजमेंट नहीं बना रही, तो क्या ऑडिटर बना सकता है? तो क्या ऑडिटर का एक्सपर्ट कुछ काम कर सकता है? नहीं। तो जो जिसका काम है वो वही करेगा। यहां पे अगर मैनेजमेंट ने अपना एक्सपर्ट एंगेज नहीं किया तो दिस इज स्कोप लिमिटेशन फॉर अस। दिस इज स्कोप लिमिटेशन फॉर अस, यानी कि वी आर अनेबल टू ऑब्टेन द एविडेंस, वी आर अनेबल टू ऑब्टेन द एविडेंस रिगार्डिंग रिवैल्यूएशन।
हम अपना एक्सपर्ट इंगेज नहीं कर सकते, क्योंकि जिसकी जिम्मेदारी है उसने ही अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना है। अगर एक मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है और मैनेजमेंट अपने काम को नहीं करती तो उस काम को मैं अपने एक्सपर्ट के थ्रू या खुद नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। बच्चे क्या करते हैं, मैनेजमेंट ने नहीं करवाया हम खुद करवा लेंगे। भाई हम क्यों करवा लेंगे, हमारी हैसियत क्या करवाने की, हमें क्या पता है कि हम वो चीज़ ठीक है या गलत है। जो काम जिसका है उसको ही करना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, तो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए रिवैल्यूएशन मॉडल लगाना भी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। अगर मैनेजमेंट इसके ऊपर काम नहीं करती तो ऑडिटर इसके ऊपर काम नहीं करेगा। तो बेटा हम तो नहीं कहेंगे ना ट्रू एंड फेयर व्यू, फिर हम चेंज कर लेंगे ओपिनियन। हम कहेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट प्रेजेंट, यानी बल्कि हम कहेंगे वी आर अनेबल टू फॉर्म द ओपिनियन। हम ओपिनियन नहीं देते आपको, जब आप हमें डाटा नहीं देते हम आपको ओपिनियन नहीं देते। हम ये कह देंगे, हम लाजमी तो नहीं है कि उसको कहें ट्रू एंड फेयर व्यू। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक नया कॉन्सेप्ट बिल्डअप हुआ कि अगर हमें काम नहीं दिया जाता, अगर हमें एविडेंस नहीं मिलता, तो हम अपनी ओपिनियन पे क्या करते हैं, उसका इंपैक्ट लेते हैं। अब देखिए प्लानिंग के ऊपर ये चीजें आपको कंसीडर करनी पड़ेंगी। अब आपको अगर फॉर एग्जांपल ये प्लानिंग के ऊपर पता है इस चीज के बारे में कि मैनेजमेंट का रिवॉल्यूशन मॉडल है, फिर आप मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि अपना एक्सपर्ट इंगेज करें। इस टाइम के ऊपर आपके पास सफिशिएंट टाइम है, क्योंकि अभी आप क्या कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। इस टाइम पे सफिशिएंट टाइम है कि इस रिवॉल्यूशन को कंडक्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर यही काम मैं एग्जीक्यूशन पे जाके देखूंगा तो फिर पॉसिबल नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अप्रोच के अंदर, अप्रोच में फर्दर फिर हम ये देखना पड़ता है कि कहीं हमें ऑडिटर एक्सपर्ट की जरूरत है किसी एरिया में। आज के दिन पे प्लान कर लो, आज के दिन पे प्लान कर लो कि कहीं ऑडिटर के एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी, यस या नो। इसी तरह से क्या मैनेजमेंट एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी, यस या नो। इस तरह से गोइंग कंसर्न के अजम्पशन को एवेलुएट कर लो कि गोइंग कंसर्न का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आज के दिन के ऊपर प्लानिंग के ऊपर ही आप इसको क्या कर लें, कंसीडर कर लें। अपने पास ओपन करें ना जो आपके ऑडिट के स्टेप्स हैं, इसके अंदर प्लानिंग के जरा एक्टिविटीज को पढ़ें। अगर एक कंपनी के गोइंग कंसर्न के ऊपर क्वेश्चन मार्क आएगा तो उसकी जो अकाउंटिंग होगी वो लिक्विडेशन की तरफ फिट करेगी। बिल्कुल लिक्विडेशन की बेस पे जाएगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेंज हो जाएंगे, बेसिस ऑफ मेजरमेंट चेंज हो जाएंगी उनकी। अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन इनअप्रोप्रिएट हो जाती है तो फिर आपके अकाउंट्स रियलाइजेबल वैल्यू के बेस पे बनते हैं, ना कि वो आपके हिस्टोरिकल कॉस्ट कन्वेंशन पे बने। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कन्वेंशन खत्म हो जाती हैं, रियलाइजेबल वैल्यू की बेसिस आपकी एक्टिवेट हो जाती हैं। ये प्रोजेक्टर नहीं चलेगा, मेरे ख्याल चला शायद। जी सेकंड स्टेप में जरा बोलें जी क्या क्या है, मुझे दिखाएं जी जरा एक पेज। अगर आप अपने पास जो ऑडिट के स्टेप्स ओपन करेंगे तो यहाँ पे है सबसे पहले आपका अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं। फिर मटेरियलिटी की सेटिंग है, ये इसकी ब्रीफ डिस्कशन हम कर चुके हैं। फिर रिस्क असेसमेंट है, इंक्लूडिंग ऑब्टेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी इंटरनल कंट्रोल्स। तो हम क्या करने जा रहे हैं, एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लेने जा रहे हैं। ये भी हम काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। इसमें कुछ एडिशनल चीज़ें हैं, लाइक हमने इसमें लिखा हुआ है कि आप पेस्ट एनालिसिस का नाम सुना आपने कभी? जी पेस्ट एनालिसिस, पॉलिटिकल, एक एल भी होता है इसमें, लीगल, पेस्टल कहते हैं इसको। अच्छा एनी हो जी, ये एंटिटी के एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए दो तरह के एनवायरनमेंट होते हैं, एक आपका इंटरनल एनवायरनमेंट होता है और एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है। तो जो पेस्ट एनालिसिस होता है ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है। ये वो फैक्टर्स हैं जो एंटिटी के कंट्रोल में नहीं है। जरा एक थोड़ी सी ना फनी एग्जांपल्स के साथ स्टार्ट करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। सोशल ट्रेंड से चेंज करते हैं। आपने अगर देखा हो कि लूडो जो होती थी पहले, वो एक कार्डबोर्ड की फॉर्म में आती थी, फिजिकल फॉर्म में आती थी। फिर क्या हुआ, फिर ट्रेंड चेंज हुआ। ट्रेंड क्या चेंज हुआ, मोबाइल आ गए। मोबाइल आए तो मोबाइल में लूडो की एप्लीकेशंस आ गई। पहले क्या होता था
कि वो लूडो फिजिकल फॉर्म में बिकती थी, अब वो लूडो फिजिकल फॉर्म में नहीं बिकती। क्यों? क्योंकि सोशल चेंजेस की वजह से उस प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो गई है? ऑब्सलीट हो गई है। आपने शबरार पे देखा होगा, वो एक पिस्तौलें आती थी जिसमें गोलियां डलती थी, मुख्तलिफ किस्म के जो है वो बाकी चीज़ें आती थी। आज नजर आती हैं? बहुत कम यार, बहुत कम है। वो सीटी पटाखा नजर आता है तुम्हें कहीं पे? सीटी पटाखा, शीट, हाँ अच्छा है अभी भी? अच्छा चलो यार आगे चलते हैं। पतंगबाजी खत्म हो गई, उसमें लीगल फैक्टर आ गए और सोशल चेंजेस भी आ गई। पहले वो छरों वाली पिस्तौलें आती थी, वो कम हो गई है ना। शालमी बड़ा कम है, लेकिन इतनी उस लेवल पे नहीं है। उन चीजों ने क्या किया? रिप्लेस हो गई है। जहां पे पहले 10 चीजें बिकती थी वहां पे एक बिकती है, तो प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो गई है? कम हो गई है। ये जो आपका टच स्क्रीन आई, तो टच स्क्रीन आने के बाद कीपैड और मोबाइल इस्तेमाल होते थे? बहुत कम ना। कितने आप क्लास में कोई बच्चा जिसके पास टच वो कीपैड वाला मोबाइल हो? दिखाओ। बात खत्म होगी ना। देखो यहां पे अगर क्लास में 50 बच्चा बैठा हुआ है तो 50 में से किसी एक के पास भी नहीं है। अब क्या हुआ? बेसिकली टेक्नोलॉजी में क्या आ गया? चेंज। टेक्नोलॉजी में चेंज आया तो प्रोडक्ट क्या हो गई है? ऑब्सलीट। अब इसका ये पढ़ाने का ऑब्जेक्टिव क्या है? जब आप किसी कंपनी का ऑडिट कर रहे हो तो आपको पॉलिटिकल फैक्टर्स का पता होना चाहिए, इन्वायरमेंटल फैक्टर का पता होना चाहिए, सोशल फैक्टर का पता होना चाहिए, टेक्नोलॉजिकल का पता होना चाहिए, लीगल का पता होना चाहिए। क्योंकि ये फैक्टर्स कंपनी के बिजनेस ऑपरेशंस को क्या करते हैं? इंपैक्ट। अगर बिजनेस के ऑपरेशन इसकी वजह से इफेक्टेड होते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कैप्शन भी इफेक्टेड होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब सोशल ट्रेंड में चेंज आया, अम्यूजमेंट पार्क्स में लोगों ने जाना कम कर दिया, तो जो अम्यूजमेंट पार्क्स काम करती थी, आप जाहिर बात है उनका बिजनेस कम हो गया, अब उनके सर्वाइवल पे क्वेश्चन मार्क रेज हो गए। क्यों? क्योंकि सोशल ट्रेंड में चेंज आ गया। तो अब उस कंपनी के ऊपर क्या तलवार लटकनी शुरू हो जाएगी? गोइंग कंसर्न। अगर इन्वायरमेंट फैक्टर है, फॉर एग्जांपल हम जो है कोई ऐसी चीज प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिसके कार्बन एमिशन होती है, जिसमें धुआं बहुत ज्यादा जाता है, और गवर्नमेंट कहती है कि भाई इसको आप अपनी टेक्नोलॉजी को चेंज कर लें, अदरवाइज आपकी कंपनी बंद कर देंगे। अब इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से कंपनी के ऊपर क्या आ गया? क्वेश्चन मार्क। ईंटों के भट्ठों की एग्जांपल ले लें, जिगजैग टेक्नोलॉजी उन्होंने इंट्रोड्यूस करा दी कि आप जिगजैग टेक्नोलॉजी पे चले जाएं। अब जो नहीं गए जिगजैग टेक्नोलॉजी पे, उनकी कंपनियां बंद हो गई हैं। क्यों? इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आपके सामने है। हमारे मुल्क में कोई इन्वेस्टर आना चाहता है? नहीं। जो इन्वेस्टर है क्या करना चाहते हैं? यहां से वापस। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, यहां भी पता ही को नहीं है गवर्नमेंट किसकी है। तो ये फैक्टर्स क्या होते हैं? कंपनी की एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन मार्क रेज करते हैं। लीगल फैक्टर है, कोई लीगल प्रोविजंस आ गई हैं। फॉर एग्जांपल, आप अगर एग्जांपल के तौर पर कोई चीज़ आज के दिन के ऊपर वैलिड है, ठीक है, हलाल है, कल कोई रूल आ जाएगा उसके बाद क्या हो जाएगा? हराम। जैसे इस्लाम में भी देखें, पहले कुछ चीज़ें हलाल थी, बाद में क्या हो गई? मनसूख कर दी गई। इसी तरह से फॉर एग्जांपल एक मुल्क है, वहाँ पे उन्होंने कहा जी वाइन बनाने की इजाज़त है, लेकिन एकदम गवर्नमेंट में चेंज आया, उन्होंने कहा नहीं, अब बेसिकली वाइन बनाना क्या हो जाएगी? इलीगल बिजनेस हो जाएगा। तो लीगल रिक्वायरमेंट में चेंज आया, उससे क्या होगा? कंपनी की ऊपर एक इंपैक्ट आ गया। तो ये जनाब एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए हम पेस्ट एनालिसिस भी करते हैं। फिर स्वॉट एनालिसिस होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। देखें इसमें प्रॉब्लम कहां पे आती है? वीकनेस पे और थ्रेट पे। थ्रेट्स क्या होते हैं? नया कंपटीशन आ गया मार्केट में, नया कंपेटिटर आ गया। सक्सेसफुल जब कंपेटिटर आते हैं तो क्या होते हैं? प्राइस वार स्टार्ट हो जाती है। जब प्राइस वार स्टार्ट होती है तो कंपनी की प्राइसेस कम हो जाती हैं, मार्जिन कम हो जाते हैं। सबसे पहला इंपैक्ट आता है एंटिटी की इन्वेंट्री के ऊपर, एनआरवी के ऊपर। दूसरा इंपैक्ट आता है कंपनी की सेल के ऊपर। जब सेल कम होती है तो ऑटोमेटिकली आपके कैश फ्लोज भी कम होते हैं। जब कैश फ्लो कम होते हैं तो कंपनी को लिक्विडिटी इश्यूज भी फेस करने पड़ते हैं। जब लिक्विडिटी इशू फेस करने पड़ते हैं तो कंपनी को अपनी पेमेंट्स टाइमली बेसिस पे नहीं कर सकती। जब पेमेंट टाइमली बेसिस पे नहीं करती तो क्या प्रॉब्लम आती है? गोइंग कंसर्न की। जब प्राइस वार स्टार्ट हुई, प्रोडक्ट की प्राइसेस क्या हो गई? कम। जब प्रोडक्ट की प्राइसेस कम हुई तो क्या इंपैक्ट आया? इन्वेंट्री की एनआरवी पे इशू आ गया। तो बात समझ आई आपको? तो इस तरह से वीकनेसेस होती हैं कंपनी के। जो फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, कंपनी ने अपने आप को अडेप्ट नहीं किया न्यू टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो कंपनी की वीकनेस है। जब वीकनेस है तो अल्टीमेटली आपके एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन मार्क रेज हो जाएगा, आपके जो प्लांट एंड मशीनरी पड़ा उसकी इंपेयरमेंट के ऊपर क्वेश्चन मार्क रेज हो जाएगा, बाकी फैक्टर सारे के सारे क्या हो जाएंगे? ट्रिगर्ड हो जाएंगे।
तो जनाब इस तरह से हम एंटिटी के इन्वायरमेंट को, इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को समझ के अपनी ऑडिट के ऊपर उसका इम्पैक्ट भी चेक कर रहे होते हैं। फिर आगे चलते हैं जी। आगे कहता है कि आप प्लानिंग एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करें। एनालिटिकल प्रोसीजर क्या होते हैं? रेशियो एनालिसिस करना, वेरिएंस एनालिसिस करना, ट्रेंड एनालिसिस करना, वो भी आते हैं उसके ऊपर। देखें, आप रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं ना, आप रिस्क आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अगर किसी कंपनी के डेटर डेज 30 से 45 हो गए, इसका मतलब क्या है? क्या चीज? दो चीजें हैं, या तो हमारी जो डेटर डेज है उसकी पॉलिसी चेंज हो गई है। हम पहले क्रेडिट टर्म देते थे 30 दिन का, अब हम क्रेडिट टर्म देते हैं 45 दिन का। तो रीजन क्या है चेंज होने की? सबसे पहले आ गया, हो सकता है कि सक्सेसफुल कंपैटिटर आ गया हो, कोई और प्रॉब्लम बन गई हो, या हो सकता है कि मैंने कोई फेक सेल बुक कर दी हो। अगर मैंने फेक सेल बुक कर दी है तो मेरा डेटर डेज क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें रिकवरी तो हो ही नहीं रही। तो यहां पर रिस्क क्या जनरेट हो जाएगा? डेटर की प्रोविजनिंग का। अगर इन्वेंट्री के डेज जो हैं वो 20 से 35 पे हो गए हैं, इसका मतलब क्या है? स्टॉक हमारा सेल में कन्वर्ट नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है? मार्केट में डिमांड नहीं है हमारे प्रोडक्ट की, हमारा प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हो चुका है, हमारे प्रोडक्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई है, कोई नया कंपेटिटर आ गया है। तो अल्टीमेटली यहां से क्या रिस्क आइडेंटिफाई हुआ? एनआरवी ऑफ इन्वेंट्री का रिस्क आइडेंटिफाई हुआ। नहीं समझ आई बात की? आगे ना समझ। अगर फॉर एग्जांपल आपकी जो करंट रेशो है ये 1:2:1 थी, अब 0.5:1 हो गई है, यानी कि ₹1 की लायबिलिटी के अगेंस्ट 0.5 की आपके एसेट्स हैं। अब क्या प्रॉब्लम है? क्या चीज? करंट रेशो नहीं, करंट रेशो, क्विक रेशो की बात नहीं कर रहा, करंट लिक्विडिटी का इशू आ गया है, कंपनी को लिक्विडिटी का इशू आ गया है, गोइंग कंसर्न का प्रॉब्लम बन सकता है। कंपनी का जीपी मार्जिन 35% से 50% पे चला गया है। कॉस्ट ऑफ सेल क्या हो गई है? रिड्यूस, या सेल क्या हो गई है? ज्यादा। लेकिन आप जरा इसको क्रिटिकल सोचें, हाउ दिस इज पॉसिबल? अगर 35% से 55 है तो मतलब क्या है? कि देयर इज सर्टेन इशू, शायद मैंने सेल को ओवरस्टेट कर लिया है, सेल बढ़ा दिया लेकिन उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉस्ट को मैंने इंक्रीज नहीं किया। ये रिस्क है। तो सेल में क्या है? सेल में फ्रॉडुलेंट रिस्क है, फ्रॉड का रिस्क है, एक्स्ट्रा ओवर बुकिंग का रिस्क है, और कॉस्ट में क्या रिस्क है? अंडरस्टेटमेंट का। तो जो कॉस्ट अंडरस्टेटेड होती है तो पेबल भी आपके अंडरस्टेटेड होते हैं। तो ये देखें, आपने जीपी मार्जिन में इंक्रीज आया तो आप पहले लिखेंगे, अगर पेपर में सवाल आ जाता है जीपी मार्जिन में इंक्रीज है तो आपके पास दो बातें होंगी। सबसे पहले आप लिखेंगे कि व्हाट इज द इशू। F2 की नहीं है इसमें, ठीक, आज ये चेक कर लें, कोई मसला नहीं। लगी हुई? अच्छा अच्छा, F2 शुरू में, F1 की जगह लगी हो। अच्छा, ये हम क्या बात, जीपी मार्जिन पे, अगर जीपी मार्जिन की इंक्रीज आ जाता है पेपर में और आपको इंफॉर्मेशन नहीं अवेलेबल, तो अब आप इसके ऊपर कमेंट्स करेंगे। कमेंट्स क्या करेंगे कि जीपी मार्जिन में इंक्रीज होने की दो रीजन हो सकती हैं, इंक्रीज इन सेल प्राइसेस और डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर पॉजिटिव देखा जाए तो किस वजह से हो सकती है? आपकी बेटर प्लानिंग की वजह से आपने लॉसेस पे कंट्रोल कर लिया है, आपने कोई नई टेक्नोलॉजी लेके आ गए हैं। तो देखिए, ये अल्टीमेटली क्या चीजें हैं? जो जस्टिफाइड फैक्टर्स हैं। जस्टिफाइड फैक्टर्स अगर ना हो तो अगर पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में इसके साथ वो कमेंट्स भी करेगा। तो आपने कमेंट्स को एवेल्युएट करना है कि कमेंट्स जो हैं वो मेरे इस रेशियो के इंक्रीज या डिक्रीज के साथ मैच करते हैं या नहीं करते। उसकी बेस पे हम क्या करेंगे? अपना रिस्क आइडेंटिफाई करेंगे। ये बात समझ आ गई आपको? इस तरह से अगर वेरिएंस एनालिसिस होता है, आपका सेल फॉर एग्जांपल 100 से 200 पे चली गई है, तो यहां पे दो तरह के वेरिएंस हो सकता है, एक प्राइस का वेरिएंस हो सकता है, दूसरा वॉल्यूम का वेरिएंस हो सकता है। तो अब आप प्राइस वॉल्यूम वेरिएंस यानी कि रेट क्वांटिटी वेरिएंस को परफॉर्म कर लेंगे और उसकी बेस पे देख लेंगे कि मेरा जो वेरिएंस आया उसमें कितना रेट का वेरिएंस है और कितना क्वांटिटी का वेरिएंस है। अब जो क्वांटिटी का वेरिएंस है उसकी वजह से मेरी कॉस्ट का वेरिएंस भी उतना ही आना चाहिए। ये बात समझ आई आपको? बेटा बात समझ आई ये वाली? ये मैंने क्या किया बात?
आप क्लास में ना एक्टिव लिसनर नहीं बैठे होते हैं। हाँ भी क्या बात की है? नहीं, लाजमी नहीं है। मैंने कहा है कि अगर क्वांटिटी का जितना वेरिएंस है सेल्स में, उतने प्रोपोर्शन से मेरी कॉस्ट जरूर इंक्रीज होनी चाहिए। जाहिर बात है, अगर मैं पहले 100 जूते बेचता था, अब मैं 200 जूते बेचना शुरू हो गया हूं, तो मेरे जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है वो भी 100% इंक्रीज होनी चाहिए। नहीं बात समझ आई? 100 जूते बेचते थे तो 100 जूतों के लिए मटेरियल आया, 200 जूते बेचे हैं तो 200 जूतियों का मटेरियल आएगा। तो अगर मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्रीज नहीं आता तो इसका मतलब क्या है कि मैंने क्वांटिटी का इंक्रीज उसमें नहीं लिया। अगर इन्फ्लेशन मेरी 10% के हिसाब से है तो मेरी सेल प्राइसेस में इंक्रीज कितना होना चाहिए, और कॉस्ट में इंक्रीज कितना होना चाहिए, 10% के हिसाब से। तो ये वेरिएंस एनालिसिस के थ्रू आप चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं, अपने रिस्क को, और उसकी कोरिलेशन बनाते हैं डिफरेंट फैक्टर के साथ। दिस इज आल्सो द प्लानिंग एक्टिविटी। ये प्लानिंग लेवल के ऊपर ही आप इस चीजों को देख रहे होते हैं। फिर आप एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल्स को अंडरस्टैंड करते हैं, ये भी प्लानिंग के ऊपर आप करते हैं। एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल्स क्या होते हैं? व्हाट आर द इंटरनल कंट्रोल्स? इंटरनल कंट्रोल्स होते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। क्या होते हैं? ऑपरेटिंग प्रोसीजर, यानी किसी काम को करने का तरीकाकार। एडमिशन लेने का प्रोसेस। आप अगर कभी दराज से कभी आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया कोई चीज, फूड पांडा से कभी ऑनलाइन ऑर्डर किए होंगे आपने, किए हैं? तो क्या करते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन खोलते हैं। सबसे पहले आपका अपना अकाउंट होना चाहिए। उस अकाउंट के अंदर आप जाएंगे, आप वर्चुअल स्टोर पे जाएंगे, वहां से प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, आप वर्चुअली आप अपने कार्ट में ऐड कर लेंगे। जब कार्ट में ऐड करेंगे तो फिर उसके अंदर फर्दर ऑप्शंस आती हैं कि आप बाय कार्ड पेमेंट करना चाहते हैं या कैश ऑन डिलीवरी करना चाहते हैं। आप अपनी सिलेक्शन करते चले जाएंगे। जैसे ही आप अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे तो वो ऑर्डर किसको प्लेस हो जाएगा? वेंडर को प्लेस हो जाएगा। वेंडर क्या करेगा, उसकी बेसिस के ऊपर आपका ऑर्डर, जो भी ऑर्डर दिया आपने वो चीज़ें कलेक्ट करेगा, उसकी बेस के ऊपर शिपमेंट बनाएगा। शिपमेंट बनाने के बाद उसको डिस्पैच कर देगा। डिस्पैच करेगा तो ऑटोमेटिकली उसके साथ एक इनवाइस भी जनरेट हो जाएगी। जब वो गुड्स हमें डिलीवर होंगी तो उसको एक मैसेज चला जाएगा, तो अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप अप्रोच क्या थी? एक कंट्रोल मैकेनिज्म था। क्या वहां पे रेट आपने मैनुअली पंच किया? रेट कहां से आया? देखें, जो आप कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं तो रेट उसमें आप मैनुअली पंच करते हैं। रेट क्या होता है? ऑटोमेटिक आता है। रेट कहां पे उसने लिखा हुआ है? सिस्टम के अंदर उसको लिखा हुआ है। ये बातें अभी शायद थोड़ी मुश्किल लग रही होंगी आपको, लेकिन नहीं हो, मतलब अभी समझने की जरूरत है कि हम इंटरनल कंट्रोल्स को अंडरस्टैंड करते हैं। जितने अच्छे इंटरनल कंट्रोल्स होंगे उतनी इंफॉर्मेशन क्या होगी? रिलायबल होगी। और अगर कंट्रोल्स ठीक नहीं है तो इंफॉर्मेशन की रिलायबिलिटी पे क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, दराज से आप कोई चीज ऑर्डर करते हैं और आप अपनी मर्जी का रेट डाल देते हैं। 100 रुपए की चीज आप 10 रुपए डाल देते हैं, तो वो आप ना उस सिस्टम की रिलायबिलिटी है, ना जो प्रोडक्ट आपको डिलीवर होगी उसकी रिलायबिलिटी होगी। जाहिर बात है, जिसने फिर डिलीवर करना है उसने कहना है भाई ठीक है, 100 रुपए वाली चीज 10 रुपए में मांग रहा है तो मैं 10 रुपए वाली चीज ही भेज दूँ, हो सके वो खाली रैपर ही भेज दे आपको। तो सिस्टम की रिलायबिलिटी, इंफॉर्मेशन की रिलायबिलिटी क्या हो जाती है? क्वेश्चन मार्क में हो जाती है। अगर इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव है, आपने बताना इंटरनल कंट्रोल्स इफेक्टिव हैं, तो ऑडिटर के लिए क्या उसमें पॉइंट ऑफ व्यू होगा? फ्रॉड के रिस्क कम होगा। वेरी गुड। और क्या बेहतरी होगी जी? अगर इंटरनल कंट्रोल किसी कंपनी के अच्छे हैं तो ऑडिटर के लिए क्या उसका बेनिफिट है? अब यहाँ क्लास की एग्जांपल ले ले कि क्लास में सिर्फ वही बचा के बैठ सकता है जो प्रॉपरली एनरोल्ड हो, क्योंकि बाहर भी बैठा हुआ बंदा, सिक्योरिटी वाला भी बंदा बैठा हुआ है, एडमिशन का प्रोसेस भी प्रॉपर हो रहा है, तो ये कंट्रोल क्या है? इफेक्टिव है। अब यहाँ पे रिस्क किस चीज़ का नहीं है? अनऑथराइज स्टूडेंट के आने का। अगर अनऑथराइज स्टूडेंट नहीं आएगा तो जो राइज की मैनेजमेंट है उसको क्या बेनिफिट होगा? लॉस वगैरह नहीं होगा। अच्छा, मुझे अब चीज़ बताएं, ऑडिटर को क्या बेनिफिट है? देखें, मेरी रिलायंस ज़्यादा है तो मुझे काम क्या करना पड़ेगा? काम। तो जितने इंटरनल कंट्रोल अच्छे होते हैं इतने ऑडिटर की वर्किंग कम हो जाती है, और जितने इंटरनल कंट्रोल वीक होते हैं ऑडिटर की वर्किंग इतनी बढ़ जाती है। तो इंटरनल कंट्रोल आपकी काम की डायरेक्शन को सेट करते हैं। इंटरनल कंट्रोल बेहतर होंगे तो ऑडिट का काम ज्यादा करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। क्यों कम करना पड़ेगा? इंटरनल कंट्रोल अच्छे हैं तो उसे क्या होगा? इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव है तो जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है आपके लिए? रिलायबल है। जब इंफॉर्मेशन रिलायबल है
आपका ट्रस्ट है तो ऑटोमेटिकली काम कम करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं क्लास में आता हूँ, बच्चों को एवेलुएट करता हूँ, मैं देखता हूँ कि किस बच्चे को जो है ना समझ नहीं आ रही, अब मेरा फोकस उस बच्चे पे बार बार होगा। अब देखें मेरी रिलायबिलिटी का लेवल उस बच्चे के लिए क्या है, कम, कि बच्चे को समझ नहीं आ रही तो मैंने बार बार सवाल करना है। अब यहाँ पे बाकी कुछ बच्चे बैठे होंगे जिनसे सवाल नहीं करता मैं, मुझे क्या पता है कि अब मेरा काम क्या हो जाएगा, कम। अगर फॉर एग्जाम्पल क्लास में 20 बच्चे बैठे हैं जिनको समझ नहीं आ रही, तो मुझे उन 20 बच्चों को बताने के लिए बार बार एक चीज रिपीट करनी पड़ेगी। और एक क्लास में सारे बच्चों को समझ आ रही है तो मैं वन फ्लो में चलूंगा, उसके बाद काम नहीं करूंगा। तो बीइंग टीचर मेरा काम क्या हो गया, कम। कब? जब अगले बंदे की रिलायबिलिटी क्या हो गई, बेहतर। तो जब इंफॉर्मेशन की रिलायबिलिटी बेहतर होती है, ऑडिटर का काम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इंटरनल कंट्रोल्स को असेस करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, तो ये भी हमारे प्लानिंग में कंसीडर होता है जी। फिर समटाइम हम इंटरनल ऑडिटर के काम को यूज करते हैं। इंटरनल ऑडिटर मैंने आपको बताया था, एक एक्सटर्नल ऑडिटर होता है और एक इंटरनल ऑडिटर होता है। जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन की कंपनी के ऑडिटर होते हैं वो इंटरनल ऑडिटर्स होते हैं, उनके काम को हम यूज कर सकते हैं। वो भी हम प्लानिंग लेवल पे देखते हैं कि हमने उनके काम को यूज करना है या नहीं करना है। फिर बेटा आगे प्लानिंग के ऊपर बस इतनी चीजें ही हैं, आगे जब डिटेल में डिस्कस करेंगे तो चीजें समझ आ जाएंगी आपको। फिर आगे आपका है जी एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन में हम प्रोसीजर्स को परफॉर्म करते हैं। एग्जीक्यूशन में हम क्या करते हैं, प्रोसीजर्स को परफॉर्म करते हैं। ये जो हमने अप्रोच बनाई थी ना, इस अप्रोच के ऊपर हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूशन करते हैं। उस एग्जीक्यूशन में हमारे पास टेस्ट, आपके सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स होते हैं और कंट्रोल टेस्ट होते हैं। ठीक है जी। अब इसमें कुछ काम आपका कंट्रोल का जो है वो प्लानिंग लेवल पे होता है, कुछ काम आपका एग्जीक्यूशन लेवल पे होता है। ये आगे जाकर डिस्कस करेंगे, अभी आपके लिए इतना इसमें जरूरी नहीं है समझने की। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, अब हम हर एरिया पे काम कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा था कि मैंने जो है वो बैंक बैलेंस है उस पर क्या काम करना है। बैंक बैलेंस पे मैंने कहा था मैं कंफर्मेशन भेजूंगा। प्लानिंग पे मैंने क्या कहा था, कंफर्मेशन भेजूंगा बैंक को। मैंने बैंक को कंफर्मेशन भेज दी, कंफर्मेशन का जवाब आ गया, उस जवाब को मैंने एवेलुएट कर लिया और प्रोसीजर मेरा क्या हो गया, क्लोज। मैंने कहा कि मेरे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर इंपेयरमेंट का रिस्क है तो मुझे इंपेयरमेंट की वर्किंग को करना है। अब मैंने यहाँ मैनेजमेंट से कहा मुझे कैरिंग वैल्यू की वर्किंग दे दें और रिकवरेबल अमाउंट की वर्किंग दे दें, और जो जो बेसिस आपने रिकवरेबल अमाउंट को बनाने के लिए लिए हैं वो मुझे बता दें। आपने फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल ली है उसके बारे में बता दें, अगर आपने वैल्यू यूज लिया है उसके बारे में बता दें। अगर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल ली होगी तो फिर मैं क्या करूंगा, मैनेजमेंट के एक्सपर्ट की वर्किंग को देखूंगा और अपने एक्सपर्ट को एंगेज करूंगा। और अगर मैंने वैल्यू यूज की वर्किंग लेनी है तो उसके अंदर जो अजम्पशंस यूज हुई हैं, जो बेसिस यूज हुई हैं, जो डाटा यूज हुआ है, उसको क्या करूंगा, उसकी वर्किंग ले लूंगा। जाहिर बात है मुझे फ्यूचर की कैश फ्लोज की वर्किंग लेनी है ना, तो जो फ्यूचर की कैश फ्लोज होती हैं वो किसी बेसिस पे बनी होती हैं। उसके अंदर रेवेन्यू की अजम्पशन होती हैं, उसमें कॉस्ट की अजम्पशन होती हैं, उसमें बाकी डिस्काउंट रेट की अजम्पशंस होती हैं। तो हमें उन अजम्पशंस की रीजनेबलनेस को यहाँ पे क्या करना है, चेक करना है। प्लानिंग पे मैंने कहा था आई विल डू इट, यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूं, आई एम डूइंग दिस। वहां मैंने करने थे, यहां मैं कर रहा हूं। तो मैं एग्जीक्यूशन पे क्या कर रहा हूं, प्रोसीजर्स को परफॉर्म कर रहा हूं। अब जब मैं यहां पे एग्जीक्यूशन पे प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा तो यहां पे मेरे पास दो आंसर्स होंगे। मैंने एविडेंस ऑब्टेन्ड, यस या नो। इसको बंद ही कर दें, कर दी मैंने। हमारे पास एविडेंस ऑब्टेन या हो जाएगा, यानी कि देखें ना, अब सीक्वेंस चेक करें। प्लानिंग के अगर आपने रिस्क असेसमेंट की, रिस्क असेसमेंट के लिए आपने अप्रोच बनाई, अप्रोच बनाने के बाद आपने उस अप्रोच की एग्जीक्यूशन की, एग्जीक्यूशन करने के लिए आपने कुछ प्रोसीजर्स लगाए, प्रोसीजर लगाने के बाद आपके पास दो ऑप्शंस आती हैं, एविडेंस या तो ऑब्टेन हो जाएगा या एविडेंस ऑब्टेन नहीं होगा। अगर एविडेंस ऑब्टेन हो जाता है तो फिर हम फर्दर देखते हैं क्या कोई इसमें मिसस्टेटमेंट है। मिसस्टेटमेंट से मुराद क्या होता है, कोई एरर है, कोई ओमिशन है, कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट कहती है हमारी रिकवरेबल अमाउंट जो है वो 10 मिलियन की है। रिकवरेबल अमाउंट कितनी है, 10 मिलियन की। कैरिंग वैल्यू जो है वो है 8 मिलियन की। तो क्या इंपेयरमेंट है यहां पे, नो इंपेयरमेंट। लेकिन जब आपने इस 10 मिलियन को वैल्यूएट किया तो आपने कहा ये 10 मिलियन नहीं बनती, ये 6 मिलियन बनती है, क्योंकि मैनेजमेंट की जो अजम्पशंस थी वो ठीक नहीं थी। कैरिंग वैल्यू कितनी है, 8 मिलियन। 2 मिलियन से क्या है, मिसस्टेटमेंट।
अब मैनेजमेंट ने अपनी बुक्स में अपने एसेट को किस वैल्यू पे रखा हुआ है? 8 मिलियन पे। आना किस वैल्यू पे चाहिए? 6 मिलियन पे। तो 2 मिलियन से क्या है जी? ओवर स्टेटमेंट। अब देखें, अब आपने कहा स्टेटमेंट है यस या नो। अगर मिसस्टेटमेंट नहीं है तो क्या करेंगे? क्लीन रिपोर्ट दे देंगे। कौन सी रिपोर्ट दे देंगे? क्लीन रिपोर्ट दे देंगे। और अगर मिसस्टेटमेंट है यस तो फिर हम इंपैक्ट लेंगे ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर। इंपैक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट इफ मटीरियल। इफ मटीरियल, अगर मटीरियल होगा तो हम क्या करेंगे? अपनी ऑडिट रिपोर्ट पे इंपैक्ट लेंगे। अब देखें, मैं एग्जीक्यूशन को किस में कन्वर्ट कर रहा हूं? फाइनलाइजेशन के अंदर। एग्जीक्यूशन को किस में कन्वर्ट कर रहा हूं? फाइनलाइजेशन के अंदर। और अगर मुझे एविडेंस ही नहीं मिला, मुझे एविडेंस ही नहीं मिला, तो यहां पे फिर दो ऑप्शंस होती हैं। जहां मुझे पास एविडेंस ही नहीं है तो फिर भाई मैं ओपिनियन ही फॉर्म नहीं कर सकता। कैन नॉट फॉर्म ओपिनियन। हमारे पास इफ मटेरियल, ये वैसे मैंने बड़ा बेसिक फ्रेज यूज किया है, ऐसे नहीं है कि ये सिर्फ यही काम होगा। इसमें रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन बहुत ज्यादा है। रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस बहुत ज्यादा हैं। सिर्फ समझाने के लिए मैं ये कह रहा हूं कि अगर एविडेंस ऑब्टेन नहीं हुआ तो हम ओपिनियन फॉर्म नहीं करेंगे। ये जनरल स्टेटमेंट है। इसके आगे फर्दर काफी सब टाइप्स हैं कि क्या होगा तो फिर किस तरीके से होगा, क्यों होगा। लेकिन समझने के लिए आपके लेवल पे जब आपके पास कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, आपके लेवल पे जब आपने ऑडिट के सारी चीजें अभी पढ़ी नहीं है, आपके लेवल पे इतना जरूरी है समझना कि अगर एविडेंस ऑब्टेन नहीं होता तो ऑडिटर ओपिनियन फॉर्म नहीं कर सकता। आज के दिन के लिए बात कर रहा हूं सिर्फ। जब पढ़ेंगे तो इसके अंदर फर्दर काफी सारे स्टेप्स बनेंगे, काफी सारी चीजें बनेंगी। जब हम पढ़ेंगे तो वो चीजें तब जाके आपकी क्लियर होंगी। अगर एविडेंस ऑब्टेन हो जाता है तो फिर आप मिसस्टेटमेंट के लिए चेक करते हैं। अगर मिसस्टेटमेंट है तो रिपोर्ट पे इंपैक्ट लेते हैं, अगर मिसस्टेटमेंट नहीं है तो क्लीन रिपोर्ट दे देते हैं। इसके अलावा बेटा जब हम फाइनलाइजेशन पे जाते हैं तो एक तो रिपोर्ट के पॉइंट ऑफ से चीजें होती हैं, फिर हमें सब्सिक्वेंट इवेंट के पॉइंट ऑफ से चीजें देखनी पड़ती हैं। IS 10 तो डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट तक आपको अपने सब्सिक्वेंट इवेंट के बारे में भी इंफॉर्मेशन लेनी होती है, वो भी हमारी फाइनलाइजेशन स्टेज के ऊपर काम होता है। फिर हमने चेकलिस्टें देखनी होती हैं, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। कंपनीज एक्ट में 4 स्केड्यूल है लिस्टेड कंपनीज के लिए और 5th स्केड्यूल है अनलिस्टेड कंपनी के लिए। फिर हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के आखिर पे डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट्स होती हैं डिस्क्लोजर्स के नाम से। तो आपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर उन डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट को भी चेक करना होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रेजेंटेशन को भी देखना होता है, क्योंकि अल्टीमेट डिलीवरेबल क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए? ट्रू एंड फेयर व्यू देना चाहिए। ट्रू एंड फेयर व्यू से मुराद क्या होता है? हर लिहाज से बिल्कुल ठीक। अब बात क्या कि हम डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट को चेक करते हैं। एडिशनल कुछ और भी काम होते हैं, वो आप एक दफ़ा इसकी ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ रीडिंग कर लीजिएगा तो दैट विल बी मोर देन इनफ। जिसमें मैं एग्जांपल के तौर पर बता भी देता हूँ, जब हम फाइनलाइजेशन स्टेज पर पहुंचते हैं तो हम कम्युनिकेशन करते हैं विद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड 2 चार्ज गवर्नर्स। जब जारी बात है जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनलाइज होते हैं तो फिर उसके बाद जो डायरेक्टरान्स होते हैं उनके साथ कम्युनिकेशन की जाती है और उनको क्या बताया जाता है? उनको ऑडिट के बारे में प्रोग्रेस बताई जाती है और फाइनलाइजेशन के बारे में चीज़ें बताई जाती हैं। कंपनीज एक्ट ने कुछ डायरेक्टर्स की ऊपर कुछ एडिशनल फैक्टर्स कंसीडर करने को कहते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐड की हैं कि जो डायरेक्टर्स होते हैं उनको कुछ एडिशनल काम करने होते हैं। फॉर एग्जांपल लोन को अप्रूव करना होता है, एसेट्स को राइट ऑफ करना होता है, प्रोविजंस क्रिएट करनी होती हैं। तो वो उनकी जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उसके बारे में हम उनसे कम्युनिकेशन में पूछ लेते हैं कि क्या आपने ये सारे काम किए हैं या नहीं किए। फिर उसके बाद है जी सब्सिक्वेंट इवेंट के पॉइंट से देखते हैं चीज़ों को। हम अपनी मटीरियलिटी को रीअसेस करते हैं। जाहिर बात है मटीरियलिटी जब प्लानिंग लेवल पे आपने कैलकुलेट की थी तो उस वक्त कौन सी फिगर्स थी आपके पास? अनएडजस्टेड फिगर्स थी। तो जाहिर बात है ऑडिट कंप्लीट हुआ तो उसमें कई एडजस्टमेंट डली होंगी। तो जब एडजस्टमेंट डली होंगी तो उससे क्या हुआ होगा कि मटीरियलिटी का जो बेंचमार्क है वो भी चेंज हो गया होगा। तो हमें मटीरियलिटी को दोबारा रीअसेस करना पड़ता है और देखना पड़ता है कि जो मटीरियलिटी हमने प्लानिंग लेवल पे कंसीडर की थी अगर वो कम हो गई है तो फिर हमारे ऑडिट प्रोसीजर्स क्या हो जाएंगे? ज़्यादा। तो अकॉर्डिंगली हमें उसको रीअसेस करना पड़ता है। ये भी हमारी डिटेल डिस्कशंस होंगी। फिर हम स्टेटमेंट को वैल्यूएट करते हैं। ये यहाँ पे मैंने जो बात की है स्टेटमेंट की वैल्यूएशन। फिर उसके बाद है जी ऑडिट फाइनलाइजेशन एंड रिपोर्टिंग, जिसमें ऑडिट रिपोर्ट देते हैं। फिर ऑडिट रिपोर्ट के बाद के सब्सिक्वेंट इवेंट को देखा जाता है और अल्टीमेटली फिर आपने अपनी फाइल वर्क के लिए जो आपके पोस्ट ऑडिट आपका काम होता है वो आप अपना कंप्लीट करते हैं। 60 डेज के अंदर अंदर आपने अपने ऑडिट को क्लोज करना होता है। दैट्स ऑल फॉर द ऑडिट स्टेप्स। तो ये ऑडिट के स्टेप्स हैं, इनको एक अच्छे तरीके से आपने रीडिंग देनी है, अच्छे तरीके से समझना है। इसके साथ चैप्टर्स लिंक्ड हैं, इसके साथ रेफरेंस लिंक्ड है, तो आपने उन चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ लेना है।
समझने के बाद कल इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे अपनी ग्रिड से कि हमारे जो ऑडिट का सिलेबस की ग्रिड है वो है क्या, और ऑडिट का सिलेबस किस पैरामीटर्स पे इसके साथ लिंक होता है। कल सिर्फ सिलेबस की डिस्कशन होगी, सिलेबस में सारे फैक्टर्स हम डिस्कस करेंगे, ग्रेड डिस्कस करेंगे, और हर ग्रेड में कौन कौन से टॉपिक है उनको जाके देखेंगे कि हमने कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है। उससे क्या एडवांटेज होगा, अब जाके आप इस कंडीशन में हैं कि आपको ऑडिट स्टार्ट होने से लेकर ऑडिट कंक्लूड होने तक एक ब्रीफ ओवरव्यू मौजूद है। अब आप सिलेबस भी अच्छे तरीके से समझ लेंगे, सिलेबस की इंपॉर्टेंस को भी समझ लेंगे, और बुक किस तरह से यूज करनी है हम उसके बारे में भी कल डिस्कशन करेंगे। तो कल की क्लास इंपॉर्टेंट है, उसमें हमारी सिलेबस की डिस्कशन होगी, प्लस हमने अपने वे आउट किस तरह से लेके चलना है, आगे डायरेक्शन किस तरह सेट करनी है, वो कल इंशाल्लाह हम अपनी क्लास को कंक्लूड करेंगे। तो 5वें लेक्चर में जाके आपकी ओरिएंटेशन कंप्लीट हुई है। 5वें लेक्चर में 5 घंटे के अंदर सिर्फ ऑडिट की ओरिएंटेशन कंप्लीट हुई है आप लोगों की। अभी हमने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, मंडे से इंशाल्लाह हमारी जो प्रॉपर है वो पढ़ाई शुरू होगी। ले जी, किसी का कोई सवाल? जी देखिए, मुझे एक चीज़ बताएं, आप कंपनी की एम्प्लॉई हैं, आप कंपनी के इंटरनल ऑडिटर भी हैं, आपने कंपनी के इश्यूज निकाले, इशू निकाल के सीएफओ के पास ले गई, सीएफओ ने कहा मिस ये काम करना करें वरना कल से आपने ऑफिस से नहीं आना, तो आपके जेन में नौकरी की क्या बन गई? थ्रेट। फौरी तौर पे आप कहेंगे सर कोई मसला नहीं, मैं इसको दोबारा रिकंसिडर करती हूँ। जब आपने रिकंसिडर किया, आप अगली दफ़ा गई तो आपने वो सारे मसाइल क्या कर दिए? ख़त्म। क्यों? बिकॉज यू वर नॉट इंडिपेंडेंट, आप इंडिपेंडेंट नहीं थी। इसकी जगह पे फॉर एग्जाम्पल मैं जाता हूँ, मैं एम्प्लॉय नहीं हूँ, मेरा कंपनी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, मेरा कंपनी के साथ कोई करीबी तल्लक नहीं है, तो मैं जाता हूँ, मैं कहता हूँ ये काम है, उसने कहा ठीक है, मैंने कहा जी कि ये इशू है, उसने कहा जी हम नहीं करेंगे, हम आपको निकाल देंगे। मैं कहा निकाल दो, मैं कौन सा तुम्हारी फीस के ऊपर बैठा हूँ? ठीक है, काम करना करो, नहीं करना ना करो। तो दोनों की इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड के ऊपर फर्क पड़ा। अब इंटरनल ऑडिटर क्या उस तरीके से सोच सकता है चीज़ों को? नहीं। तो जो एक्सटर्नल ऑडिटर होता है उसका इंडिपेंडेंट होना जरूरी होता है। तो इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे जब हम चैप्टर 1 इंशाल्लाह अपना पढ़ेंगे। जी एनी अदर क्वेश्चन? नो क्वेश्चन जी, क्लास कंक्लूड करें फिर। बेटा ये ओरिएंटेशन जो है दिस इज की टुवर्ड द सक्सेस। इस ओरिएंटेशन को बार बार सुनना है आपने, जितनी दफा रिपीट कर सकते हैं इसको रिपीट उतनी दफा करें। मैं जनरल बता रहा हूं, इन फैक्टर्स पे जो मैंने यहां बातें की हैं इससे हट के कोई बात नहीं होगी। पूरा सेशन हमारा इन 5 दिनों के लेक्चर्स के ऊपर ही कन्वर्ट होता चला जाएगा। हम हर एक एक एरिया को डिटेल एक्सप्लेन करते चले जाएंगे। एरियाज यही होंगे, टॉपिक्स यही होंगे, बातें यही होंगी। अब इन बातों की क्या होगी? एक्सटेंशन। तो ये 5 दिन बड़े इंपॉर्टेंट है, तब जाके आपका सिलेबस समझ आएगा, और अगर सिलेबस समझ आ गया तो पेपर इंशाल्लाह पास हो जाएगा। ठीक है जी, ले जी आज की डिस्कशन को यहीं पे करते हैं कंक्लूड। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।